आज का हमारा टॉपिक रहेगा सी प्रोग्राम फॉर पावर मेथड। ठीक है, पावर मेथड हमें पता है कि लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालने के काम आता है और उसके करस्पॉन्डिंग आप आइगन वेक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि हम एक क्वेश्चन से समझते हैं, मान लो आपको ये मैट्रिक्स दी हुई है 4 3 2 1। ठीक है, आपको इसकी क्या निकालनी है, आइगन वैल्यू। वैसे तो हमारा ये तरीका था कि अगर हम a माइनस लैम्डा आई कर दें, तो जैसे कि हम एक तो a माइनस में लैम्डा आई के डिटर्मिनेंट से निकालते थे। ठीक है, आप यहाँ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते थे। ठीक, इसको मतलब यहाँ 0 रखते थे, तो इससे आप लैम्डा की वैल्यू निकालते थे और आइगन वैल्यू निकालते थे। जैसे कि यहाँ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आएगी लैम्डा स्क्वायर माइनस में 7 लैम्डा और प्लस में आ जाएगी आपका कुछ 10 आ जाएगा। ठीक है, बाकी एक बार कैलकुलेशन जो है आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू जो है इजीली निकाल सकते हो। आई थिंक लैम्डा आएगा, एक तो आएगा 2 और एक आएगा 5। ठीक है, तो इनमें से जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है वो कितना आ गया है, 5 आ गया। ठीक, फिर इसके करेस्पॉन्डिंग आप आइगन वेक्टर निकालते थे। कुछ आप x1 x2 रखते थे, या ऐसे आप यूज करते थे a माइनस में लैम्डा आई टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जैसे 5 के करेस्पॉन्डिंग आपका ये हो जाएगा a माइनस में 5 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू में x इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करके आप यहाँ x की वैल्यू निकालते थे। तो जो आपके मतलब यहाँ से सोल्व होता था वेक्टर, दिस इज आइगन वेक्टर। एक तो ये तरीका था। लेकिन जो पावर मेथड है वो अप्रोक्सीमेट निकालता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालेगा। जितनी ज्यादा आप इटरेशन रखोगे, ये एक इटरेटिव मेथड है, जितनी ज्यादा आप इटरेशन रखोगे उतना बेस्ट आपका आंसर निकलेगा, मतलब उतना ज्यादा लार्जेस्ट के करीब जाएगा, दैट इज 5 के करीब जाएगा। तो अब हमें ये पता है कि ये 5 के करीब जाने वाला है, यानी नियर अबाउट हमारा 5 के आंसर आने वाला है, क्योंकि 5 जो है वो इसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है। और ये एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा, जस्ट आपका अप्रोक्सीमेशन है। तो इसके लिए आप सबसे पहले की अप्रोक्सीमेशन मानते थे। सपोज एक्स नोड इज 1 0। ठीक है, आप 1 1 भी मान सकते हो, कुछ और भी मान सकते हो, लेकिन हम अप्रोक्सीमेशन मान के चलते थे 1 0। ठीक है, देन आप ए एक्स नोड निकालते थे, तो ए एक्स नोड यानी ये कितना आ जाएगा, 4 2 1 3 इंटू में कितना आ जाएगा, 1 और 0 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको आप सोल्व करोगे ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 1। ठीक, इनमें से जो आप लार्जेस्ट लगे उसको आप बाहर निकालते थे, तो ये हो जाता था 1 4/4 दैट इज 1, और ये हो जाता था 1/4 दैट इज 0.25 हो जाएगा। ठीक है, देन आप जो आपका पहला जो अप्रोक्सीमेशन है, अब लैम्डा 1 को आप 4 मानते थे। ठीक है, और जो आपका करेस्पॉन्डिंग उसके आइगन वेक्टर है वो कितना मानते थे आप, 1 और 0.25 मानते थे। ठीक, ये तो थी आपकी फर्स्ट इटरेशन। देन आप सेकेंड इटरेशन करते थे, दैट इज आप ए एक्स 1 निकालते थे, यानी ये होता था ए एक्स 1 दैट इज 4 2 1 3 इंटू में ये होता था 1 और 0.25। ठीक, आंसर जो है इसका कुछ आ जाएगा 4.5 और 1.75। ठीक, तो 4.5 आप कॉमन निकाल लेते थे, तो ये बन जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0.39 हो जाएगा। ठीक, तो लैम्डा 2 जो है, लैम्डा 2 दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4.5। ठीक है, और जो x2 है, x2 दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 और 0.39 आ जाएगा। ठीक, देन आप क्या करते थे, ए एक्स 2 निकालते थे, ए एक्स 2 ए से ए की वैल्यू फिर से रख दो, यानी 4 2 1 3 इंटू में क्या हो जाता था, 1 और 0.39 होता था। ठीक है, इसके अंदर आप फिर से इसको सोल्व करते थे। जब इसको आप सोल्व करते थे तो इसका आंसर कुछ आ जाएगा 4.78 और ये हो जाएगा 2.17। ठीक, फिर लार्जेस्ट आप बाहर निकाल लेते थे, 4.781 और 0.45। आप देख सकते हो कि जो आइगन वैल्यू है, जो आप सबसे बड़ी बाहर निकालते हो, टर्म बाहर निकालते हो, पहले 4 आ रहा था, फिर 4.5, फिर 4.78। इस तरीके से आप और इटरेशन बढ़ाओगे तो आपको यहाँ लग रहा है कि धीरे धीरे वो 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है, और जो इसके करस्पॉन्डिंग जो ये वेक्टर आया है वो क्या हो जाएगा, इसका आइगन वेक्टर। ठीक है, ये तो था इसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। अब हम करते हैं इसका सी प्रोग्राम। तो सबसे पहले आपको हेडर फाइल लेनी है। एक तो आपने ये स्टैंडर्ड इनपुट वाली ले ली, देन एक कोनियो वाली लिए, एक हम इसमें math.h का भी यूज करेंगे, क्योंकि हम एब्सोल्यूट फंक्शन मतलब एक मैथमेटिकल फंक्शन का यूज करेंगे, एफ। ठीक है, जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो एफ का यूज करेंगे। तो एफ जो है वो जब तक अप्लाई नहीं होगा, जब तक कि आप मैथ
जो वाली जो हेडर फाइल है उसको इंक्लूड ना कर लो, तो आपको ये वाली फाइल भी इस केस में इंक्लूड करनी होगी, क्योंकि यहाँ मैथमेटिकल फंक्शंस का भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, देन हो गया आपका मेन फंक्शन। ठीक, देन आपको डिक्लेयर करना है एन होता है कि कितना उसका ऑर्डर है, जैसे कि यहाँ 2 by 2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है कि n by n की हो, तो हमने एक तो n ले लिया, n जो की है उसका ऑर्डर। आई जे के हमारे प्रोग्राम में यूज होंगे, इस वजह से हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। ए वो मैट्रिक्स है जिसकी आप आइगन वैल्यू निकालना चाहते हो, जैसे ये 4 2 1 3। ठीक है, रो भी है, कॉलम भी है, दैट इज दिस इज ए 2 डायमेंशनल एरे, और 2 डायमेंशनल एरे होगी। ठीक है, एक x10 और एक y10। y10 हम इसके लिए यूज करेंगे, यानी जो ये y1 y2 निकाल रहे हैं, जो मतलब ये जो आएंगे इसके आइगन वेक्टर के पहले कंपोनेंट के लिए y1 लिखेंगे और दूसरा कंपोनेंट जो है दिस इज y2। ठीक है, x10 हमारा प्रोग्राम में यूज होगा, इस वजह से x जो है हमने डिक्लेयर करा है, r भी प्रोग्राम में यूज होने वाला है, इसलिए इसे डिक्लेयर किया। तो सबसे पहले हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी हमें n को इनपुट करवाना है। तो इनपुट करवाने का काम किसका होता है? स्कैनएफ का। तो एक मैसेज प्रिंट करवा दिया कि आपको सबसे पहले क्या करना है, मैट्रिक्स का ऑर्डर डालना है। ठीक है, और इनपुट करवाने का काम था स्कैनएफ का, तो स्कैनएफ %d और m% क्या हो गया? n हो गया। ठीक, अब हमें मैट्रिक्स पता होनी चाहिए, तो मैट्रिक्स जो है एरे है, दिस इज अ 2 डायमेंशनल एरे, तो रो भी होगी, कॉलम भी होगी। तो जो एरे है इनपुट करवाने का काम तो स्कैनएफ का है, लेकिन हम किसके थ्रू करवाएंगे इनपुट? फोर लूप के थ्रू। तो एक तो रो के लिए आपको लूप चाहिए और एक कॉलम के लिए चाहिए। तो फोर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, फोर जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू एन, जे प्लस प्लस। इनपुट करवाने का काम अगेन किसका है? स्कैनएफ का। तो हमने इसको इनपुट करवा दिया। देखो सबसे लास्ट में जे आएगा, जे पहले टर्मिनेट, देन आपका आई सबसे पहले आए तो लास्ट में आपका आई टर्मिनेट होगा। ठीक है, यहाँ देखो y1 जो है, मतलब ये जो अप्रोक्सीमेशन है, यहाँ अप्रोक्सीमेशन आएगी, y1 जो है वो 1 दे दिया। जैसे यहाँ पर n की वैल्यू 2 है और यहाँ जो y1 है वो कितना है? हमने 1 दे दिया। ठीक है, y1 1 दे दिया। बाकी जो कंपोनेंट है दैट इज जो y2 है वो कितना है? 0। जैसे आप 3 by 3 में करोगे तो अप्रोक्सीमेशन अगर 1 0 0 मान रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? y1 तो 1 हो जाएगा और y2 जो है वो 0 आ जाएगा, y3 जो है वो भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो y1 तो हमने 1 डिक्लेयर कर दिया, बाकी जितने भी आपके y2 y3, अगर 3 by 3 के तो y2 और y3, 4 by 4 के तो 5 y4, ये सारे के सारे हमने क्या ले लिए? 0। तो इसलिए हमने लूपिंग लगा दी फॉर i इज इक्वल टू 2, आई इज लेस देन इक्वल टू n, आई प्लस प्लस। जैसे कि n अगर 3 लें तो कहते हैं कि yi मतलब i की सबसे पहले की वैल्यू कितनी है? 2, तो यानी y2 दिस इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। फिर कहते हैं कि i प्लस प्लस, यानी i में एक इंक्रीमेंट कर दो, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो यानी कहते हैं कि y3 दिस इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो y1 हमने कितना माना हुआ था? 1। ठीक है, और ये हो गया y2 0 हो गया, y3 भी क्या हो गया? 0, यानी जो आपने इनिशियल अप्रोक्सीमेशन मानी हुई थी दैट इज 1 0 0 आ गई। ठीक है, अगर आप 1 1 डिक्लेयर करना चाहो तो यहाँ 1 लिख सकते हो। ठीक है, जो आप डिक्लेयर करना चाहो, इसे हम एक बार बाद में समझेंगे, मेन इस लूप पर आते हैं। तो आप कहते हैं कि फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई। कहते हैं कि जो सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, आई लेस देन इक्वल टू क्या है? एन। ठीक है, एन हमारा जो है इस एग्जाम्पल में कितना लिया हुआ हमने? 2। तो आई की वैल्यू 1 है, 1 2 से छोटा है, कंडीशन होल्ड कर रहे हैं, तो कहते हैं कि जो वाई आई है दैट इज जो y1 है उसे उसकी वैल्यू किस में डाल दो? x1 में, यानी x1 की वैल्यू आ चुकी है कितनी? 1। ठीक है, और क्या कह रहा है? जो y2 की वैल्यू है वो किस में डाल दो? x2 में, तो x2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 0। ठीक, और जो y3 की वैल्यू है, अगर n3 है तो, अगर n3 है तो i की वैल्यू 3 भी होगी, क्योंकि 3 लेस देन इक्वल टू 3 है। तो कहते हैं कि जो y3 है, y3 कितना हो जाएगा? 0। तो कहते हैं कि x3 की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, 2 का केस कर रहे हैं हम, तो हमारा x1 1 हो गया है और x2 कितना हो गया? 0 हो गया। अब कहते हैं कि फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, सबसे पहले देखो वाई आईज तो आपकी खाली हो चुकी है, क्योंकि जो वाई आईज की वैल्यू थी वो हमने किसको असाइन कर दिया? एक्स आईज को। तो कहते हैं कि सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी ले लो? 1 ले लो, 1 लेस देन इक्वल टू एन, एन जो कि हमारा हम 2 ले रहे हैं, तो 1 2 से छोटा है। ठीक है, कंडीशन होल्ड कर रही है। तो कहते हैं कि वाई आई मतलब y1 को कह रहे हैं कि 0 ले लो, ले लिया हमने। ठीक है, और फिर कहते हैं कि फॉर जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू एन, जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू कितनी होगी? 1, और 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन होल्ड कर रही है, तो
कहते हैं कि वाई आई कितना था 1, ठीक है। y1 फिर से अपडेट होगा, किसके बराबर होगा y1, जो पुराने वाला y1 है। देखो स्टार्टिंग में जो yi थे वो तो एक्सरसाइज के पास चले गए, लेकिन हमने यहाँ y1 की वैल्यू जो है, यहाँ देखो यहाँ y1 जो था उसको हमने नई वैल्यू दे दी, कितनी दे दी 0 दे दी, ठीक है। तो y1 क्या कहते हैं कि पुराने वाला y1 कितना है 0, प्लस में कहते हैं कि a i j, i कितना है 1, j कितना है 1, ठीक है, इनटू में xj कितना है आपका x1, ठीक है। तो ये आ जाएगा a11 इनटू में x1 आ जाएगा, और x1 आपका कितना था 1 था, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा a11, ठीक। तो ये a11, जैसे कि यहाँ a11 कितना आ चुका है, a11 आ गया आपका 4, ठीक है। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं, तो a11 a इसकी मल्टीप्लाई करी a11 इनटू में ये हो गया आपका, और दिस मल्टीप्लाई बाय दिस ये आ जाएगा आपका 4, यानी जो y1 है, नया वाला y1 कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है, अपडेट हो गया फिर से। अब देखो क्या कह रहे हैं, अब कहता है कि नेक्स्ट हो जाएगा j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, i देखो अभी चेंज नहीं होगा, जब तक j खत्म नहीं होगा i चेंज नहीं हो सकता। तो j की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, तो कहते हैं कि yi कितना हो गया y2, दिस इज इक्वल टू yi मतलब कितना हो गया y2, पुराने वाला y2, ठीक है। पुराने वाला जो सॉरी yi जो था यहाँ yi है, ठीक है, yi इज इक्वल टू पुराने वाला yi तो अभी भी 1 है, यहाँ 1 है, ठीक है, i 1 है, ये j नहीं है। y1 इज इक्वल टू पुराने वाला y1 अभी निकला है a11 x1 लिख रही हूँ मैं एक बार इसको, प्लस में कितना हो गया a और 1 2, ठीक है, क्योंकि j2 है, a12 इनटू में x2। तो देखो जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये हो गया a11 इंटू x1, a12 इंटू में x2, दैट इज ये 4 आ जाएगा, ठीक है। जब भी आप इसको x1 x2 से मल्टीप्लाई करते हो तो जो इसका पहला एलिमेंट आएगा वो कितना आएगा a11 x1 प्लस में a12 x2 आ जाएगा, यानी ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला एलिमेंट कितना आ चुका है हमारे पास 4 आना चाहिए, तो a11 4 है हमारा, तो ये भी 4 आना चाहिए। तो देखते हैं कि 4 आ रहा है, यानी x1 याद हो आपको 1 था, x2 जो था 0 था, यानी ये आंसर आ जाएगा a11 जो कि कितना है 4 है, ठीक है, इतना आ गया, ठीक। अब कह रहा है कि i की वैल्यू बढ़ा दो, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, i की वैल्यू 2 होते ही देखो क्या कह रहा है i2 हो गया, तो कहता है कि yi मतलब y2, कहता है कि y2 को कितनी वैल्यू दे दो 0 दे दो, y2 को हमने 0 वैल्यू दे दी। कहता है कि j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू n, j की वैल्यू 1 होगी, 1 2 से छोटा है, कंडीशन होल्ड कर रही है yi मतलब y2, दिस इज इक्वल टू पुराने वाला y2 जो कि अभी हमने माना है वो कितना माना है 0, प्लस में कितना हो गया ai कितना है 2, j कितना है 1 इनटू में xj कितना है 1, ठीक है। j की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, तो yi मतलब y2, दिस इज इक्वल टू पुराने वाला yi यानी पुराने वाला y2 अभी निकाला है a21 x1 हो गया, प्लस में कह रहे हैं aij दैट इज a22 इनटू में क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कुछ आपका इस तरीके से आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे दूसरी वाली रो a21 इनटू में x1, ठीक है, और प्लस में आ जाएगा आपका a22 इनटू में x2, ठीक। तो a21 की वैल्यू कितनी है 1, x1 जो है 1 माना हुआ था, x2 जो था 0 माना हुआ था, तो ये 1 माना हुआ था, ये 1 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, तो यानी ये वाली जो ax नोड है, ax नोड निकल चुका है, दिस इज 4 और 1 आ गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हमने प्रोसीजर कर लिया है। अब हम करते हैं कि इसमें से बड़ा बाहर निकालना है, ठीक है, और डिवाइड डिवाइड का काम करना है, देन वापिस इटरेशन को हमें रिपीट करना है। तो अब हमारा ये काम रह गया है। तो अब देखो क्या कर रहे हैं, अब बड़ा निकालेगा, मतलब जो जैसे 4 था 4 बाहर निकालेगा, जो उन दोनों में से न्यूमेरिकली बड़ा होगा वो में से बाहर निकालेगा, ठीक है। तो कह रहे कि r इज इक्वल टू y1, कहते हैं कि जो y1 की वैल्यू आई है ना, y1 की वैल्यू कितनी आई थी, y1 की वैल्यू आई है a11 x1 प्लस a12 x2 दैट इज जो 4 आया है, ठीक है। तो कहते हैं कि r की वैल्यू कितनी हो जाएगी y1 कितना हो गया 4, तो r की वैल्यू होगी 4, ठीक। अब कहते हैं कि i इज इक्वल टू कितना हो गया 2, ठीक, 2 जो है लेस देन इक्वल टू 2 है, कंडीशन होल्ड कर रही है, ठीक। कहते हैं कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू एफ मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक, एक होता है आपका एबीएस जो कि इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के काम आता है, और एक होता है
दैट इज जो ये फ्लोट की आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के काम आता है। तो कहते हैं कि अगर r का मैग्नीट्यूड तो 4 ही रहेगा। कहते हैं कि अगर वो छोटा है किससे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई आई से, वाई आई कितना है यहाँ 2 है, तो कहते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y2 याद हो आप लोगों को कितना आ चुका था, y2 जो था a21 था 1 था, x1 1 था, a22 x2 जो था 0 था, इसका आंसर आ गया 1। तो कहते हैं कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r कितनी आ गई 4, अगर वो छोटा है किससे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई आई कितना है 2, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y2 कितना हो गया 1। अगर छोटा है तो ही आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करोगे, यानी r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास ये छोटा नहीं है तो हम चेंज नहीं करेंगे, यानी r की वैल्यू हमारी कितनी रहेगी 4। कहने का मतलब क्या है, मान लो अगर आपका आता सपोज 4 5 6 आता, ठीक है, सपोज जैसे कि हमारा ये तो आ गया 4 और 1 आ गया, ठीक, लेकिन मान लो 4 1 ना आकर के सपोज 4 और 5 आता, तो कहते थे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r कितनी होगी 4। चेक करो क्या वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y आई कितना है 2, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y2 कितना हो गया 5, तो 4 5 से छोटा है तो वो कंडीशन होल्ड कर रही है। अगर कंडीशन होल्ड करिए तो कहते हैं कि r की नई वैल्यू आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी, y कितना है 2, दैट इज y2 कितना आ चुका था 5 आ चुका था, ठीक है, तो r की वैल्यू 5 आ जाएगी, मतलब जो सबसे बड़ा है उसके लिए स्टेप है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमारा जो ये 4 है वही y1 जो है वही बड़ा है y2 से, तो r की वैल्यू में चेंज नहीं होगा, यानी r की वैल्यू 4 ही रहेगी। नेक्स्ट देखो क्या करें, या तो फिर हम 4 और 1 तो आ जाता था, ठीक है, फिर हम क्या करते थे 4 बाहर निकाल लेते थे, यानी 4 से अंदर वाले को क्या कर देते थे डिवाइड, ठीक, तो ये हो जाता था, यानी y1 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, y2 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो y1 नया 1 आ जाएगा और नया y2 कितना आ जाएगा 1/4। तो अब हम डिवीजन का काम कर रहे हैं। फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस वाई आई की वैल्यू कितनी है 1, तो y दैट इज y1 इज इक्वल टू कह रहे हैं कि पुराने वाला y1 कितना है 4, भाई में r कितना है 4, y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो कहते हैं कि i प्लस प्लस यानी i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, i2 होते ही क्या निकलेगा y मतलब y2, दिस इज इक्वल टू y मतलब y2 कितना था पुराने वाला 1, और बाय में r कितना है 4, ये कितना हो गया 0.25 हो गया, ठीक है। तो नया y1 आ गया है दैट इज 1, और नया y2 आ गया, ये कितना हो गया 1/4 आ गया, ठीक। अब देखो क्या करना है, अब हमें रिपीटेशन करनी है, इटेरेशन चलानी है। इटेरेशन के लिए देखो जो ये x नोड था जो आप मल्टीप्लाई करते थे वो अपडेट हो जाता था, जैसे कि ये आ गया था, यहाँ हमने किया था, तो पहले तो हमने 1 0 लिया था, लेकिन अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 0.25 से। तो देखो इसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, तो इसके लिए देखो कहते हैं कि फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, ठीक है, तो i इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक। कहते हैं कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y i मतलब y1 की वैल्यू कितनी आई है नई वाली 1 आ चुकी है, ठीक, 1, क्या वो x1 से मतलब उसका डिफरेंस किससे निकालना है x1 से, मतलब पहले y1 1 हो चुका है माइनस में xi दैट इज x1 हमने कितना माना है 1, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी रहेगी 0 जो है कहते हैं कि बड़ा है 0.001 से, हम चाहते हैं कि एरर जो है इतनी आ जाए, जैसे कि आप लोगों को याद हो पहले आइगन वैल्यू 4 आ रही थी, देन 4.5 आ रही, देन 4.75 आ रही है, ठीक है, 4.78 समथिंग आ रही थी, फिर 4.9 आ रही थी कुछ, फिर आगे इस तरीके से आप चलते जाओगे। हम चाहते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस जो है कम से कम हो सके, डिफरेंस जितना कम होगा हम वही इटरेशन स्टॉप करते थे जहां ये नियरली इक्वल आना स्टार्ट कर देते थे, जैसे कि मान लो अगला हो जाएगा 4.9 समथिंग, ठीक है, 4.96 मान लो, जैसे कि 96 आ गया, तो जितना नियरली इक्वल आते थे वहां हम इटरेशन स्टॉप कर देते थे, यानी हम जितना चाहते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस हो, हम चाहते हैं कि इनके बीच में बहुत कम डिफरेंस हो, जैसे 4.9 में और 4.96 में जैसे कि डिफरेंस कितना है 0.96, लेकिन हम चाहते हैं कि इससे भी कम डिफरेंस हो ताकि आपकी बेटर अप्रोक्सीमेशन हो, तो हमने चाहा कि इसकी जो डिफरेंस है वो कितना है 0.0001 आए। तो अब जो 0 है वो 0.001 से बड़ा है, मतलब अभी एक ही इटरेशन हुई है, तो हम कह रहे हैं कि गो टू h, कहते हैं जहां h लिखा हुआ है वहां चले जाओ, तो जहां h लिखा हुआ है तो h देखो कहाँ लिखा हुआ है,
एच यहाँ लिखा हुआ है। कहते हैं कि उस स्टेप पे चले जाओ, उस स्टेप पे आगे। कहते हैं कि फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। कहते हैं कि जो वाई आई की वैल्यू आई है वो किसे दे दो, एक्स आई की। यानी वाई वन की वैल्यू कितनी आ चुकी थी, 1 आ चुकी थी। मतलब ये आ गया था ना 1 और 0.25, तो वाई वन 1 आ चुका था। कहते जो वाई वन की वैल्यू आई है वो किसको दे दो, एक्स वन को दे दो। तो एक्स वन की नई वैल्यू 1 आ गई है। ठीक है, फिर कहते हैं कि आई प्लस प्लस दैट इज आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कहते हैं कि जो वाई टू की वैल्यू है, वाई टू की वैल्यू कितनी है, 0.25, वो किसको दे दो, x2 को दे दो। तो ये हमने दे दी किसको, x2 को। तो हमारा जो x है वो अपडेट हो गया। पहले तो x क्या था, 1 और 0, इस बार क्या है 1 और 0.25। ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई करने का काम करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन में हम करते थे फिर ax0 तो कर लिया, अब ax1 करते थे, मतलब ये वाला स्टेप करेंगे। अब ये मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए देखो क्या कह रहा है कि i की वैल्यू 1 होगी, i लेस देन इक्वल टू n हो गया, i प्लस प्लस हो गया। तो i की वैल्यू 1, कहते हैं कि वाई आई इज इक्वल टू 0, वाई वन को कह रहा है कि 0 रख दो, वाई वन को हमने 0 रख दिया। ठीक है, कहते हैं कि फॉर जे इज इक्वल टू 1, जे की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। कहते हैं कि फिर देखो क्या करे, वाई वन तो ठीक है कि 0 हो चुका है। कहते हैं कि जे की वैल्यू 1 होगी, तो कहते हैं कि वाई आई दैट इज वाई आई इज इक्वल टू पुराने वाला वाई आई, पुराने वाला वाई आई नया आ चुका है जो कि 0 है, प्लस में ए वन वन इंटू में एक्स वन। ठीक है, ए वन कितना है 4 इंटू में एक्स वन, नया एक्स वन कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। जे की वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी, यानी जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो कहते हैं कि वाई आई दैट इज वाई वन, ठीक है, वाई वन इज इक्वल टू जो नया वाई वन आया दैट इज जो 4x1 आया है। ठीक है, 4x1 यानी 4 ही जो है ये 4 ही आ गया था। ठीक है, प्लस में कह रहा है कि क्या कर दो, a12 इंटू में x2। तो देखो x2 जो है 0.25 आया है, 0.25 इंटू में कह रहा है x2, x2 जो है वो आपका क्वेश्चन में देखो कितना दिया हुआ था। क्वेश्चन में x2 जो है, सॉरी a12 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, a12 दिस इज 2, a12 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 0.5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा +4, यानी पहली जो टर्म है, जो पहली टर्म है 4.5 आ जाएगी, यानी जो मल्टीप्लाई करने के बाद ये 4.5 आ गई। इस स्टेप पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, फिर कहते हैं कि i प्लस प्लस, यानी i को बढ़ा दो, यानी i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। i की वैल्यू 2 होते ही क्या कह रहा है कि वाई आई इसको 0 रख दो, यानी y2 को हमने 0 रख दिया। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि फॉर j इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1 हो गया, y2 इज इक्वल टू पुराने वाला y2, पुराने वाला y2 कितना आया था, 0 आया था, प्लस में a21 देखो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, a21 1 दिया हुआ है। ठीक है, a21 दैट इज 1 इंटू में क्या कह रहा है, x1 जो है वो कितना आया आपका, x1 1 आया, यानी y2 की वैल्यू ये आ गई 1। ठीक, फिर j की वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी, यानी j की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो कहता है कि y2 इज इक्वल टू पुराने वाला y2 1 प्लस में a22 देखो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 3। ठीक है, 3 दिया हुआ है, 3 इंटू में कह रहा है कि x2 जो है वो आ चुका है आपका 0.25, यानी ये बन जाएगा 1.75 समथिंग बन जाएगा। चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, ये 1.75 आ रहा है कि ये 1.7 आएगा। ठीक है, फिर से हम इसमें से बड़ा ढूंढेंगे, देन आपका ये आ जाएगा। फिर से हम जहां एच लिखा होगा वही प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था प्रोसीजर फॉर पावर्स मेथड के लिए। इसे आप और तरीके से कर सकते हो, मतलब जितना आप चाहो, जब तक एरर इतनी ना आए तब तक आप इसे क्या करते चलोगे, रिपीट करते चलोगे। ठीक है, तो अब हम इसके सी प्रोग्राम और करते हैं। तो जैसे कि अब हम इसका प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, ये हमने प्रोग्राम जो है ऑलरेडी टाइप कर रखा है। आपकी ये डिक्लेरेशन लाइन है, देन एन को इनपुट करवाया है, उसके बाद हमने मैट्रिक्स को इनपुट करवाया है, फिर हमने वो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन रखी 1 0 0। ठीक है, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन का काम किया, और मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर हम मैक्सिमम वैल्यू ढूंढेंगे, और फिर हमने डिवीजन का यहाँ काम किया है, मतलब 4 जैसे आ रहा था 4 से हमने डिवाइड किया। और यही प्रोसीजर जब तक रिपीट किया, जब तक आप जितनी एरर चाहते हैं, मतलब जितना डिफरेंस चाहते हैं, तब तक उतना अचीव ना कर लो। ठीक है, लास्ट में हमने कहा प्रिंट एफ आर क्या था, आइगन वैल्यू, क्योंकि हमें पता है कि 4.75 ये जो चीजें बाहर आ रही है ये क्या आ रही है, आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू किसके अंदर है, आर के अंदर। और जो आपका फाइनल जो है एक्साइज जो है, क्योंकि वाई आइज की वैल्यू किसे असाइन हो रही है, एक्साइज को असाइन हो रही है, जो आपका एक्साइज आएंगे वो क्या आ जाएंगे, आपके करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो एक्सआई नहीं, यहाँ वाई आई आएगा, क्योंकि फाइनल जो है हमने बाद में लास्ट जैसे ही अचीव हो जाएगा तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब इसको हम रन कर रहे हैं, रन करते हैं। तो
सबसे पहले कह रहा है कि ऑर्डर डालो, ऑर्डर हो गया 2, ठीक है। अब आपको रो वाइज जो है मैट्रिक्स की एंट्रीज डालनी है। तो A11 जो था 4 दिया हुआ था, A12 2 दिया हुआ है, A21 1 दिया हुआ है और A22 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो आंसर जो है 4.999843, दिस इज द आइगन वैल्यू, और जो 1 है उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है, और जो 0.499969 आ रहा है ये जो है क्या आएगा, आइगन वेक्टर। यानी जो आइगन वेक्टर है वो है 1 और 0.499969, और आइगन वैल्यू जो है 4.99 समथिंग, मतलब नियरली इक्वल है किसके, 5 के। तो ये था प्रोग्राम फॉर पावर्स मेथड टू फाइंड द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू।